यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी टॉबी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग कनाडा के एक रिचुअल को देख पाते हैं जहां पे देवी के सामने बलि दी जानी थी, जैसे कि हम लोगों ने कांतारा मूवी में देखा था। जैसे कि एक लड़के के अंदर देवी आ रही है, ठीक उसी तरह इस गाँव में भी किसी शख्स के ऊपर देवी आता है और इस देवी को इस गाँव में मारी कहा जाता है। इस वक्त इस आदमी के अंदर देवी आया हुआ होता है और वो कह रही होती है कि जो भेड़ बलि के लिए लाई जानी थी वो यहाँ से चला गया है। इस कहानी का लीड विलन आनंदा अपने लोगों से चेक करवाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि वो तो भेड़ वहीं के वहीं है। तब देवी मारी बताती है कि तुम सब दुआ करना, अगर ये भेड़ यहाँ से चली जाती है या फिर वापस लौट कर आती है तो ये कोशिश करना कि ये भेड़ वापस से इस गांव के अंदर कदम न रखे, क्योंकि अगर ये भेड़ वापस आते हैं तो देवी का नहीं शैतान की रूप लेकर आएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस गांव के पुलिस स्टेशन पे, जहां पे एक नए एसआई ज्वाइन हुआ होता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी गन को नहीं चलाया होता है। ज्वाइनिंग के दिन ये यहाँ के कांस्टेबल से बैठकर बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे गन चलाने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जिस पर कांस्टेबल कहता है कि सर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इस गांव के अंदर हमें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हो तो आप उस गन को मुझे दे दीजिए, जिसे मैं अनलोड कर रख देता हूं, जिससे आप किसी को शूट भी करेंगे तो वो मरेगा नहीं। इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की आती है और वो पत्थर चलाकर पुलिस स्टेशन पे फेंकने लगती है। कहती है कि मेरे बाबा 4 दिनों से गायब है, तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी के अभी मेरे बाबा को ढूंढ कर लेकर आओ। इस लड़की ने अपने नाक में नोज रिंग को पहन रखी थी, हमारे लैंग्वेज में इसे नथिया कहते हैं। एसआई इस लड़की का नाम पूछता है तो कांस्टेबल इस लड़की का नाम जैनी बताता है। जैनी यहाँ पे अपने पिताजी की मिसिंग रिपोर्ट को लिखाने के लिए आई थी। जैनी जब यहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैनी वहाँ से चली जाती है। अंदर आने के बाद एसआई कांस्टेबल से कहते हैं, आखिर इसके फादर कहाँ गए हैं, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं। इस लड़की ने पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थर फेंका है। वो कांस्टेबल बताता है कि सर हम इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उस नोज रिंग को पहना था। असल में कोई भी उस नोज रिंग को इस गांव के अंदर पहनता है तो उसके अंदर देवी का वास होता है, ऐसे में हम उसे हाथ तक नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि आखिर उसके पिताजी का नाम क्या है और वो गए कहाँ पे हैं, क्योंकि इस एसआई ने जैनी से वादा किया था कि हम शाम तक तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लेंगे। कांस्टेबल एसआई को बताता है कि उस लड़की का नाम टॉबी है और उसे ढूंढने से पहले हमें उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेनी चाहिए। जिसके बाद कांस्टेबल एसआई को लेकर उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि टॉबी के क्रिमिनल फाइल्स कहाँ पे है, तो कांस्टेबल बताता है कि ये पूरी की पूरी रैक ही टॉबी की क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरी पड़ी है। आखिर टॉबी ने कैसी क्राइम की थी जिससे ये पूरी की पूरी रैक ही भर गई। अब टॉबी के बारे में जानने के लिए कांस्टेबल और एसआई शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी कि टॉबी जिस जगह से पहली बार बाहर आया था और वो जगह था चर्च। इसीलिए ये दोनों चर्च पहुंचते हैं और वहां से फादर से टॉबी के बारे में पूछते हैं। फादर को पहले ही मालूम था कि यहाँ पर कोई भी शख्स आता है तो वो टॉबी के बारे में ही जानने के लिए आता है। फादर खुद इस बात पे विश्वास करना भूल गए थे कि अच्छे करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। ये फादर की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ही आगे बढ़कर इस बच्चे को बढ़ावा दिया था। जिसके बाद कहानी कई सालों पहले यानी कि फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे इस चर्च के अंदर करीबन 51 बच्चे रहते थे जो कि सभी के सभी अनाथ थे। हर क्रिसमस के दिन उन्हें गिफ्ट दिया जाता था, मगर यहाँ पे एक गिफ्ट अलग था। इसीलिए फादर यहाँ के केयर टेकर से पूछते हैं कि आखिर ये गिफ्ट है किसका। केयर टेकर बताता है कि एक लड़के का जो कि अंदर बैठा है। वो बताता है कि उसने इससे पहले वाले केयर टेकर को मार दिया था, साथ ही इसके ऊपर भी अटैक हुआ जिस वजह से इसका वोकल कॉर्ड कट गया, जिस वजह से ये हमेशा के लिए गूंगा हो गया, यानी कि अब वो बोल नहीं सकता था। अब फादर क्रिसमस के दिन उस लड़के के पास जाते हैं, उसे गले लगाते हैं। फादर का मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद लड़के का मन बदल जाएगा। जिसके बाद वो इसे बाहर लाते हैं और इसे खाने के लिए देते हैं। इस वक्त तक इस लड़के का नाम किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए फादर वहीं पे इस लड़के का नामकरण करते हैं। पहले तो इसे पानी से नहलाते हैं और फिर इसे एक नया नाम दिया जाता है, टोबई, जिसका शॉर्ट नाम था टोबी। इस लड़के को फादर के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव था कि वो फादर से अपने हाथ पे अपने नाम को लिखवाता है, वहीं अपने दूसरे हाथ पे फादर का नाम, क्योंकि उसका दूसरा जन्म फादर नहीं दिया है। लेकिन टॉबी की आदतें बदले ही नहीं। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे वहाँ के लड़कों के साथ लड़ने झगड़ने लगा, इसलिए उसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए। पहले वो बच्चों के जेल में रहता था, मगर जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके जेल भी शिफ्ट होते गए। और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को भी मारता था, मगर वो एक चीज नहीं भूला था और वो था अपने हाथों पे अपना नाम लिखवाना, और साथ ही दूसरे हाथ पे चर्च के फादर का। एक दिन चर्च के फादर को चारों तरफ से लोग घेर रखे थे और यहाँ पे इस बात की चर्चा चल रही थी। काफी सालों पहले इस जगह को चर्च के नाम कर दिया गया था, मगर जिस लड़के की ये जमीन थी वो वापस फादर के पास इस जमीन को वापस लेने के लिए आया था, यानी कि इस जगह से चर्च को हटाने के लिए बोल रहा था। फादर ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये जगह मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं इस चर्च को यहाँ से नहीं हटा सकता।
ये लड़का अपने साथ बहुत सारे गुंडों को भी लेकर आया था। फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहीं टॉबी जेल से रिहा होता है। टॉबी का ये पहला ही दिन था जब वो जेल से बाहर निकला था। फादर का कहना था कि अगर आप एक ही समय पे भगवान और शैतान को बुलाते हैं तो सबसे पहले शैतान आता है। अगर आपने शैतान से दोस्ती कर ली है तो वो भगवान से पहले आपका साथ देने के लिए चला आएगा। अब फादर ने टॉबी की मदद की थी। अब टॉबी सबसे पहले फादर से मिलने के लिए चर्च पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि फादर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा जोर जोर से फादर को पुकारने लगता है, यानी कि फादर अब मरने की कगार पे होते हैं। और ये वही वक्त था जब फादर ने पहली बार टॉबी की आंखों में शैतान देखा था। यहाँ पे जितने भी लोग चर्च को यहाँ से हटाने के लिए आए थे उन सबको टॉबी एक एक कर बहुत ही दमदार पिटाई धुलाई करता है। हालांकि अब फादर को वापस चर्च तो मिल गई थी और साथ ही उन्हें टॉबी भी मिल गया था, जिसके बाद टॉबी यहीं पे फादर के साथ रहने लगा। चर्च के अंदर कोई भी आता तो बिना बात के टॉबी उसे चाटा लगा देता था, लेकिन फिर भी फादर टॉबी की बिहेव की वजह से सभी से माफी मांगते थे। टॉबी शराब भी पीकर आता था तो वहाँ के लोग फादर से आकर शराब के पैसे मांगते थे। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन चर्च के अंदर प्रेयर चल रही थी तो वहाँ पे टॉबी फिशेस लेकर पहुँच जाता है। अब इस वाकया को फादर सहन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से फादर टॉबी को चर्च से निकाल दिए और साथ ही काम से भी, जिसके बाद टॉबी एक आदमी के साथ रहने लगा जो फिशेस पकड़ता था। अब आगे की कहानी जानने के लिए कांस्टेबल और एसआई उस फिशेस मैन के पास पहुंचते हैं, जहां पे वो फिशरमैन बताता है कि मैंने ही तो टॉबी को फिशेस पकड़ना सिखाया था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन ये आदमी फिशेस पकड़ रहा था तो उसे वहां पर टॉबी दिखाई दिया, इसलिए वो टॉबी को अपने पास बुलाता है, एक बीड़ी फूकता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। टॉबी अपना नाम अपने हाथ को दिखाकर बताता है तो ये आदमी हंसने लगता है, कहता है कि तेरा नाम तो बहुत ही बकवास है, मैं अपना नाम बताता हूँ। और इस आदमी का नाम होता है दामोदर। दामोदर कहता है कि चल तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुम्हें अपने काम पे रख लेता हूँ। टॉबी ना समझता, इसलिए वो दामोदर के साथ चला जाता है काम करने के लिए। दामोदर पुलिस वालों को कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो काम करता था वो टॉबी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब घिसक गई जब वो देखा कि टॉबी बहुत ही आसानी से इस काम को कर लिया, वो भी हंसते हुए। यानी कि दामोदर एक मोर्चरी में काम किया करता था, यानी कि मुर्दा घर में, जहाँ पे लोगों का पोस्टमार्टम होता था। दामोदर टॉबी को डेथ बॉडी के पास लेकर आता है और उसे सिखाता है कि कैसे डेथ बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स को निकाला जाता है। टॉबी पहले इस काम को अच्छे से सीखता है और दामोदर को लग रहा होता है कि ये काम को कुछ ही दिनों में छोड़कर भाग जाएगा या फिर यहीं पे बेहोश हो जाएगा, लेकिन टॉबी के चेहरे पे एक मुस्कान थी और वो बड़े ही आराम से इस डेथ बॉडी को चीर देता है। इसके बाद टॉबी इसी मोर्चरी को अपना घर बना लेता है, यानी कि वो यहीं पे सोता है। टॉबी और दामोदर को जब भी टाइम मिलते तो ये शाम के वक्त दोनों साथ में फिशिंग करने के लिए जाते। एक दिन की बात थी जब दामोदर टॉबी को अपनी कहानी के बारे में बताता है कि एक दिन अमावस की रात जब मैं फिशिंग करने के लिए यहाँ पर आया तो मुझे एक भी फिशेस नहीं मिल रही थी। तब मैं क्रैब को पकड़ने के लिए पानी के अंदर चला गया। उस वक्त पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना ठंडा पानी देखा ही नहीं था। तभी यहाँ पे काफी सारे फॉक्स चले आए। मेरे सामने एक घोड़ा था और घोड़े के ऊपर शायद कोई बैठा हुआ था और उसके पीछे गोल गोल राउंड की तरह चमक रहा था। मुझे तो लगा ये मारी थी, यानी कि हमारे गांव की देवी। और उनके नाक में मैंने नोज रिंग को भी देखा था, जिसके बाद से मैं अमावस के दिन यहाँ पे कभी नहीं आता और तू भी अकेले यहाँ पर कभी भी मत आना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें यहाँ पर किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। दामोदर भागते हुए झाड़ियों के पीछे जाता है तो उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ती है। टॉबी तो फिशेस पकड़ने के लिए चला जाता है। दामोदर काफी ज्यादा डर जाता है। वो सारे गाँव वालों को बुलाकर लेकर आता है और कहता है कि देखो उधर कोई बच्ची है। अब ये सारे लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस बच्ची को कोई अमीर शख्स रख ले या फिर इस बच्ची को चर्च में हमें छोड़ आना चाहिए। फादर इस बच्ची को पाल लेंगे। टॉबी जब पानी के अंदर था तो उसे एक नोज रिंग मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके यहाँ देवी का जन्म हुआ था। यहाँ पे टॉबी किसी का बिना बात सुने वो इतना ज्यादा ना समझ था, या फिर हम कह सकते हैं कि इससे समझदार यहाँ पर कोई नहीं था। वो यहाँ पे बिना किसी से बातचीत किए उस बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। दामोदर आगे बताता है कि टॉबी उस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि बच्ची को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, इसलिए मोर्चरी की नर्स टॉबी को सिखाती है कि आखिर बच्ची की कैसे देखभाल करते हैं। ये सारी चीजें टॉबी ने बहुत जल्द ही सीख ली थी। बच्ची को नहलाना धुलाना, कैसे उसके देखभाल करते हैं, मगर टॉबी के अंदर इतना दिमाग नहीं था। वो अपनी बच्ची को डेथ बॉडी के पास ही सुलाता था। अब इस बच्ची को लेकर टॉबी फादर के पास आता है और कहता है कि आप इस बच्ची का नामकरण कीजिए। फादर इस बच्ची का नाम जैनी रखते हैं। अब जैनी बड़ी हो जाती है। इसके बाद दामोदर और टॉबी जैनी को लेकर स्कूल आते हैं ताकि इसका एडमिशन हो सके। यहाँ पर इसका नाम लिखाते हैं। माँ का नाम तो नहीं था, बाप का नाम टॉबी लिखाते हैं। अब देखते ही देखते जैनी पढ़ लिख जाती है और उसे गिनती करनी चली आती है। एक दिन वो टॉबी के हाथ पे गिनती भी लिखती है और साथ ही कनाडा में टॉबी के नाम भी लिखती है।
इसे देखकर टॉबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बच्ची को बड़ा कर दिया और वो पढ़ लिख गई। इसलिए टॉबी काफी ज्यादा खुश था। वो शराब की दुकान पे जाता है और कहता है कि सभी को शराब मेरी तरफ से पिलाओ। तो दुकान ओनर कहता है कि तू पहले बाकी का रुपया चुकता करे, उसके बाद ही मैं सभी को फ्री में दारू पिलाऊंगा। ये बात टॉबी को काफी ज्यादा दुख पहुंचाता है, इसलिए वो घर आता है। दामोदर से पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे दारू पिलाने के लिए। टॉबी उस नोज रिंग को दिखाता है तो दामोदर कहता है कि ये नकली है, अगर इसे बेचने जाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब बता तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी जैनी इस नोज रिंग को ले लेती है और कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसे पहनूंगी। इसके बाद टॉबी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम खुद ही दारू बनाए। जिसके बाद टॉबी, दामोदर और जैनी ये तीनों के तीनों जंगल के अंदर बैठे थे दारू बनाने के लिए। अब इन तीनों को पूरा यकीन था कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। वहाँ पे जो बर्तन रखे गए थे वो इतनी बुरी तरह ब्लास्ट होते हैं मानो कि कोई टेररिस्ट ने अटैक किया हो। जिसके बाद पुलिस वाले आकर इन तीनों को दबोच लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें बच्ची को शामिल करने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम सावित्री था। वो एक पेशे से प्रोस्टिट्यूट थी। टोबी जैसे ही सावित्री को देखता है तो टोबी को सावित्री से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। टोबी वहाँ पे स्माइल कर रहा था। जब वो घर आता है तो बस हंसते ही जा रहा था। जैनी को समझ आता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पूछती है कि क्या तुम उसे प्यार करता है, क्या तू उससे शादी करना चाहता है। तो आखिर में टोबी इस बात को मान जाता है। हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। टोबी गूंगा था मगर वो सारी बातें इशारों में बहुत ही प्यार से बताता था। अगले दिन जैनी टोबी को लेकर सावित्री के पास आती है और पेज पे लिख देती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब सावित्री पूछती है कि बताइए किसने लिखा है। तो जैनी टोबी के बारे में बताती है। जिसके बाद सावित्री, जैनी और टोबी तीनों एक साथ खड़े थे। जहाँ पे सावित्री कहती है कि जैनी तुम यहाँ से जाओ, मैं टोबी से अकेले में बात करनी चाहती हूँ। तो जैनी कहती है कि देखो वो कुछ भी नहीं समझेगा, ऊपर से वो गूंगा है, तो तुम्हें मेरे थ्रू ही बात करनी पड़ेगी। सावित्री कहती है कि तू देख, मैं इसे अपनी तरह से बात कर लूंगी, पहले तू यहाँ से जा। ये बड़ों की बातें हैं, हम दोनों के बीच ही ठीक है। मगर तब भी जैनी नहीं जाती। तब आखिर में सावित्री को बोलना ही पड़ता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मगर जैनी अभी छोटी थी तो उसे ये बातें समझ नहीं आती। तब सावित्री कहती है कि हम आपस में दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद से टोबी और सावित्री की अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते ये तीनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। हर वक्त जैनी इनके साथ ही रहा करती, इनके साथ ही खेला करती। अब एक दिन टोबी सावित्री को किसी दूसरे आदमी के साथ देखता है। अब ये देखकर टोबी को काफी ज्यादा दुख लगता है, इसीलिए वो जैनी को लेकर सावित्री के पास आता है। तो सावित्री कहती है कि मैंने पहले ही दिन बताया था कि मेरे साथ और भी आदमी मिलेंगे, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात कहाँ से आई। जिसके बाद टोबी एक रात बहुत ही ज्यादा पीकर सावित्री के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह जैनी और सावित्री दोनों टोबी को डांट लगाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ये बात तुझसे बर्दाश्त होती है तभी तुम मुझसे बात किया करे। जिसके बाद टोबी वापस से अपनी गलती को मान लेता है और सावित्री से फिर से दोस्ती कर लेता है। अब जैनी को अच्छे से मालूम था कि किस दिन टोबी को सावित्री के घर भेजना है और किस दिन इसे नहीं भेजना है। अब देखते ही देखते जैनी बड़ी हो गई थी। जैनी के टीचर को मालूम था कि जैनी के माता पिता स्मार्ट नहीं है, अगर मैं इसके साथ गलत भी करता हूँ तो वो आवाज भी नहीं उठा सकते। इसी वजह से एक टीचर जैनी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मगर जैनी अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और टीचर को वहीं पे बुरी तरह मारती पीटती है और वहाँ से भागते हुए सीधे सावित्री के पास आती है और बताती है कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और आज के बाद से मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। तब सावित्री उसे समझाती है कि तू ऐसा मत करे, अगर तू ऐसा करेगी तो तू काम क्या करेगी। तब अगले ही दिन से जैनी फिशेस और क्रैब्स वगैरह पकड़ना शुरू कर देती है और वहीं जमीन पे लगाकर बैठ जाती है ताकि इसे कुछ पैसे मिले जिससे मैं अपने घर के खर्चे को चला सकूं। टोबी एक दिन नशे की हालत में धुत सावित्री के पास पहुंचता है, लेकिन सावित्री उसके मुंह पे पानी फेंककर बहुत ही बुरी तरह डांटती है कि जिस दिन तेरे पास पैसे घर होगा उस दिन तू मेरे पास आना, तेरी एक बेटी है उसके लिए तुझे घर बनाना है, बेटी तेरे लिए कमा कर लाती है और तू यहाँ पे दारू पीता रहता है। टोबी की ये बातें काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। अगले दिन वो सीधा बैंक पहुंचता है। उसके पास एक पाटा था जिस पे लिखा हुआ था कि घर बनाने के लिए मुझे लोन चाहिए। अब टोबी जो कि कुछ नहीं करता था, ना ही उसके पास घर थी और ना ही उसके पास कोई ज्वेलरी थी, तो इसे लोन कौन देता। लेकिन उसके भोलेपन को देखकर कोई भी पिघल सकता था। इसके बाद सावित्री एसआई और कांस्टेबल को आगे की कहानी बताना शुरू करती है। यहाँ से ये कहानी एक स्मगलिंग का मोड ले लेती है। यहाँ पर कुछ ऐसे गुंडे थे कि अगर किसी का पैम्पलेट दीवार पे लगा दिया जाता था कि अगर ये आदमी मिसिंग है तो कुछ ही दिनों के अंदर वो आदमी मारा जाता था। यहाँ पे कुछ गुंडे एक मीट शॉप पे पहुंच जाते हैं और यहाँ का ओनर का नाम आनंदा था, जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो गुंडे आनंदा से कहते हैं कि तुमने भेड़े केरला से क्यों मंगाए जबकि भेड़े मैं तुझे दे सकता था। आनंदा कहता है कि सर आप मुझे माफ करो, अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगा। ये आदमी आनंदा को इतना ज्यादा डरा कर जाता है कि अगर अगली बार से भेड़े तूने बाहर से मंगाई तो केरला तो बहुत ही दूर है, लेकिन मैं तेरे बहुत पास हूँ, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब आनंदा काफी ज्यादा डर गया था और काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर इस बड़े गुंडे से बचे तो बचे कैसे।
ऊपर से इन्हें धंधा भी करना है। तब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम उस बड़े से गुंडे को ही टपका दे या फिर चोरी छिपे अपने धंधे को चलाए। तो इनमें से एक शख्स कहता है कि उस बड़े से गुंडे को टपकाने के लिए इस काम को टोबी बहुत ही अच्छे से कर सकता है, जो दिमाग से थोड़ा पैदल है और उसे घर की भी जरूरत है। आनंदा अपने दोस्तों के साथ टोबी के पास पहुंचता है और उसे ललचाने लगता है कि अगर तुझे घर चाहिए तो हम तुम्हें घर देंगे, मगर इसके बदले में तुझे काम ये करना है कि चोरी छिपे भेड़ों को मुझ तक पहुँचाना है और साथ ही उस बड़े से गुंडे को तुझे मारना भी है। अब टोबी इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और यही बात आकर अपने दोस्त दामोदर को बताता है। अब दामोदर को पहले से ही मालूम था कि टोबी किसी न किसी मुसीबत में तो फंसने वाला है। वो बुद्धू तो है ही, किसी को मारने की जिम्मेदारी भी ले रखा है। टोबी इतना भी बुद्धू नहीं था कि किसी को मारने की ठान ले तो पीछे हट जाए। अगले दिन यहाँ पे करीबन 150 भेड़े पहुँच गए हैं। आनंदा को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि मैंने इतने सारे भेड़े किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाया है तो दूसरा शख्स मुझे जान से मार डालेगा। सारी की सारी भेड़े टोबी के घर के बाहर थी। तभी इतने में ही वो गुंडे अपने आदमियों के साथ पहुंच जाते हैं। आनंदा कहता है कि साहब आप मुझे माफ कर दो, ये मेरे भेड़े नहीं है, मैंने इसे नहीं मंगाया है। आनंदा कहता है इसे किसने मंगाया है मुझे भी नहीं मालूम, मगर इस गुंडे को अच्छे से मालूम था कि ये कोई और नहीं आनंदा ही मंगा सकता है। अब उस गुंडे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता है कि अगर तूने नहीं मंगाया तो किसने मंगाया। तब टोबी खड़ा होता है। टोबी उस गुंडे को अपने हाथ पे लिखा हुआ नाम को दिखाता है और यहाँ पे जो भी गुंडे उसे मारने आते उसे टोबी बहुत ही दमदार पिटाई धुलाई करता है। यानी कि उस गुंडे के जितने भी लोग थे उन सबको टोबी अकेले ही पेल देता है और जो इस गुंडा का लीडर था उसका सर धड़ से अलग कर देता है। टोबी को लग रहा था कि मैं इन सारे आदमियों को मार देता हूँ तो मेरा घर भी बन जाएगा और मैं सावित्री से शादी भी कर लूंगा, मगर तभी वहाँ पे पुलिस चली आती है और टोबी को गिरफ्तार कर ली जाती है क्योंकि टोबी ने एक मर्डर किया था। यहाँ पे जैनी रोते रोते हुए आती है तो टोबी हाथों से इशारा करता है कि मैंने तुम्हारे घर बनाने के सपने को पूरा कर दिया है। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और ये दोनों पुलिस वाले जैनी के पास पहुँचते हैं। जब ये दोनों जैनी के घर पे आते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि जैनी तो घर पे नहीं है, वो अपने फादर को ढूंढने गई है। अब जैनी के पड़ोस में रहने वाली एक औरत आगे की कहानी बताना स्टार्ट करती है। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि टोबी ने जिन लोगों को मारा था उनके मरने की वजह से आनंदा इस पूरे एरिया का मालिक बन चुका था। भेड़ बेचने के साथ ही वो अपना धंधा स्मगलिंग में स्टार्ट कर दिया था। अब आनंदा हर तरह के गलत काम करता। लोगों को यकीन नहीं होता कि आनंदा इतने जल्द इतने पावरफुल आदमी कैसे बन गया। अब प्रेजेंट टाइम में सीन आनंदा के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे दूसरे स्टेट का एक आदमी आनंदा के सामने खड़ा था। वो आनंदा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतना सारा माल ये तेरा है, सिल्वर ये बिस्किट भी तेरा है, लगता नहीं है कि ये सब तेरा माल है। आनंदा अच्छे से जानता था कि उस दिन टोबी मेरा मदद नहीं करता तो मैं उस दिन मारा जाता। उसी दिन टोबी जेल से बाहर आता है। जैनी और दामोदर उसे लेने के लिए पहुंचते हैं। जेल से बाहर आने के बाद टोबी सावित्री के बारे में पूछता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि सावित्री की शादी किसी दूसरे आदमी के साथ हो गई है। टोबी रात के वक्त नशे की हालत में धुत सावित्री के घर के बाहर ही जाकर नाचने लगता है। जैनी वहां जाती है और उसे मार मार कर घर वापस लाती है और अगले दिन टोबी को मछलियां बेचने के काम पे बैठा देती है। जैनी एक लड़के से प्यार करती थी और उसी दिन आनंदा की नजर टोबी के ऊपर पड़ती है। आनंदा को लगा था कि इस बार भी टोबी मेरा काम कर ही देगा, मगर जैसे ही इस बारे में जैनी को मालूम पड़ती है तो वो आनंदा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुझे जो करना है वो तू करे, मगर इन सब में मेरे बाप को काम करने के लिए मत बोल। उसके अगले ही पर जैनी और टोबी के घर पे एक गवर्नमेंट नोटिस लग जाती है। अब इसे हटवाने के लिए टोबी और जैनी दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे ऑफिसर कहता है कि जमीन तो गवर्नमेंट की है। जैनी कहती है ये जमीन कौन सी तेरी बाप की है, हम लोग कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, ये जमीन हम लोग को आनंदा ने दी थी। अब ऑफिसर कहता है कि अगर ये जमीन तुम्हें आनंदा ने दी थी तो तुम उसके पास जाओ। अब ना चाहते हुए भी टोबी को आनंदा के पास जाना ही पड़ता है। अब यहाँ पे आनंदा को अच्छे से मालूम था कि मुझे काम कैसे निकलवाना है। वो एक फोन कॉल करता है और वो घर से नोटिस हट जाता है। इसके बदले वो टोबी को वापस से काम करने के लिए कहता है। टोबी तो ना समझ था, वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो टोबी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक क्रशर मशीन रखी थी। ये एक ऐसी मशीन थी इसके अंदर अब जो कुछ भी डालोगे उसे टुकड़े टुकड़े कर कर बाहर निकाल देगा। तो अब टोबी को काम मिलता है कि तुम इंसानों को मार कर इसके अंदर डालना ताकि किसी को भी मालूम न पड़े कौन मरा था और वो कैसे मारा। अब आनंदा इलेक्शन में खड़ा होता है और उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है, आनंदा चाहता था कि इस लड़के को किसी भी तरह कर इसे मरवा दिया जाए। तो ये काम टोबी को सौंपता है। टोबी उस लड़के को मारकर क्रेशर मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैनी जिस लड़के से प्यार करती है उसे बैठकर बातें कर रही होती है तो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है इस शहर से लोग एक एक कर गायब हो रहे हैं। तब जैनी को समझ आता है कि ये काम मेरे बाप यानी कि टोबी ने ही किया होगा। अब अगले दिन जैनी गुस्सा होकर सीधा पहुंचती है आनंदा के घर। अब इतने सारे लोगों के बीच आनंदा बैठा था
तो जैनी उसे कहती है कि उठ कर आ मेरे सामने। जैनी कहती है तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए क्या, तू मेरे बाप को छोड़ दे, तू उसे कोई काम ना बताओ, वैसे भी मेरे बाप के साथ पहले से ही बुरा होता आ रहा है। जैनी के पास पहले से थोड़े बहुत पैसे थे, यानी कि कुछ सिक्के, वो आनंदा के मुंह पे मारकर चली जाती है। अब इस वाक्य से आनंदा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह इन सारे सिक्कों को एक रुमाल के अंदर इकट्ठा करता है। इसके बाद सीधा पुलिस बिना किसी वजह को पुलिस स्टेशन ले जाती है। दामोदर यही बात बताने के लिए आनंदा के पास आता है। तो यहाँ पे आनंदा अनजान बनता है और कहता है कि ठीक है, मैं उसकी बेटी से बात करता हूँ। वो जैनी को मिलने के लिए हवेली पे बुलाता है। यहाँ जैनी पूरे दिन इंतजार करती है, मगर आनंदा उसे मिलने के लिए नहीं आता। और रात के वक्त आनंदा सीधे जैनी के घर पहुँचता है और उसे कहता है कि अगर तुझे तेरे बाप को छुड़वाना है ना तो अंदर चल। दरवाजे को आनंदा बंद कर देता है। इसके बाद टोबी जेल से वापस तो आ जाता है, मगर कुछ दिनों के बाद ही किसी दूसरे जुर्म में फिर से जेल चला जाता है। ऐसा कई बार चलता रहता है। एक दिन टोबी घर पे बैठा था और गुल्लक के अंदर से सिक्के निकाल रहा था। तो जैनी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, आपको समझ नहीं आता क्या, आप कुछ कमाते धमाते हैं नहीं। जैनी थक कर नीचे बैठ जाती है। तब टोबी को मालूम पड़ता है जैनी तो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे आनंदा भी चला आता है। टोबी जोर जोर से रोने लगता है और पूछता है कि ये बच्चा है किसका। आनंदा तो यहाँ पे बिल्कुल अनजान बना था कि उसका ये बच्चा है नहीं। वहाँ पे खाड़ा लड़का जो जैनी से प्यार करता था वो कहता है कि ये बच्चा मेरा है। जिसके बाद टोबी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि मानो वो उस लड़के का गला काटने वाला हो, मगर जैनी कैसे तैसे कर कर टोबी को संभाल लेती है और टोबी को कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इसी से प्यार करती हूँ और इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अब इस वजह से टोबी गुस्सा होकर घर को ही छोड़कर चला जाता है। अब टोबी मोर्चरी को ही अपना घर बना लेता है। इधर जैनी अपने फादर टोबी को क्या कहती, वो लड़का जैनी का पूरा साथ देता है, उससे शादी कर लेता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब एक तरफ टोबी अकेला था, वहीं दूसरी तरफ जैनी प्रेग्नेंट थी। एक दिन जैनी की डिलीवरी होती है और उसे एक बेटी होती है। धीरे धीरे कर कर वो बच्ची बड़ा होती है। टोबी भी उसे छुप छुप कर देखा करता था, मगर कई साल गुजरने के बाद भी इन दोनों ने कभी भी आपस में बातें नहीं की। अब एक दिन आनंदा का काम बिगड़ने लगा। गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसके माल पे छापा मारा और कहा कि अगर तूने 50% हमें हिस्सा नहीं दिया तो हम तुम्हारे पूरे के पूरे माल को सीज कर देंगे। आनंदा इस डील के लिए रेडी होता है, मगर उसे ये मालूम करना था कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी। आनंदा थोड़ी जांच पड़ताल करता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। ये इन्फॉर्मेशन जैनी की हस्बैंड दी होती है, यानी कि टोबी के दामाद ने। अब आनंदा के पास मौका मिल गया था कि कैसे वो टोबी से हाथ मिला ले और जैनी के हस्बैंड को भी मरवा दे। वो टोबी के पास जाता है और उसे कहता है कि देख, उसने तेरी बेटी के साथ भी गलत किया, वो तेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया और आज हमारे माल के बारे में पुलिस को बताया। तू भी उसे मारना चाहता है और मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे काम में टांग अड़ाया है। अब तू ही बता, तू उसे मारेगा या फिर मैं ही मार डालूं? बेहतर होगा कि तू ही उसे टपका दे। अब टोबी आनंदा की बात को मान लेता है और अपने दामाद को मारने के लिए निकल जाता है। इस वक्त जैनी घर पे नहीं थी। टोबी घर पे पहुंचता है और इस लड़के को गला दबाकर मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जैनी चली आती है और वो बुरी तरह से टोबी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और इस लड़के ने क्या बिगाड़ा है। वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जैनी टोबी को एक सच्चाई के बारे में बताती है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी जिंदगी इस लड़के ने बर्बाद की है। आपके जेल जाने के बाद आनंदा घर आया था, जितने सिक्के मैंने उसके ऊपर फेंके थे उतने सिक्के वो दिन भर काउंट कर कर मेरे पास आता था और हर रात का एक सिक्का देकर जाता था। उसके बाद से ही मेरी ये हालत हुई, तब उस लड़के ने मुझे संभाला। अब जब ये सारी सच्चाई टोबी जानता है कि मेरी बेटी के साथ गलत करने वाला कोई और नहीं आनंदा है और उस लड़के ने तो उसका साथ दिया, तो टोबी को खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मैं अपनी बेटी की जिंदगी क्यों नहीं बचा पाया। जिसके बाद टोबी सीधा आनंदा को मारने के लिए निकल जाता है, मगर जैनी चिल्लाती है और कहती है कि आपने पहली बार ऐसा किया तो मेरे साथ ये हुआ, आपके जेल जाने के बाद आनंदा मेरे साथ ऐसा किया करता था। अगर उसे मारने के बाद आप फिर से जेल चले गए तो उसके सारे आदमी मेरे पास आएंगे, तो आखिर क्या मैं मर जाऊं? ये बातें सुनकर टोबी पूरी तरह से हार चुका था। वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे वो बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद जैनी उसे संभालती है कि जो हुआ सो हुआ, पहले आप जाकर उस लड़के को ढूंढो। अगली सुबह जैनी जब उठती है तो टोबी उसे कहीं पर भी नहीं दिखता, तो पूरे शहर में ढूंढने लगती है कि आखिर मेरा पति और टोबी दोनों गायब हो गए। बचपन में टोबी को जो रिंग मिली थी उसी रिंग को पहनकर जैनी पूरे शहर में टोबी और अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है, मगर किसी को नहीं मालूम था कि टोबी कहाँ गया। सबको यही लग रहा था कि आनंदा ने टोबी को भी मार डाला। अब कुछ ही दिनों के बाद टोबी वापस लौटता है उसी लड़के के साथ, यानी कि जैनी के हस्बैंड के साथ। ये दोनों हंसी खुशी से अपने घर पहुंच गए थे और यहाँ पे जैनी को ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पे आनंदा के गुंडे पहुंच जाते हैं और वो जैनी के हस्बैंड को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और पीछे से टोबी के सर पे मारते हैं, जिस वजह से टोबी वहीं पे बेहोश हो जाता है। टोबी वहीं पे उस लड़के को अपने आंखों के सामने मारता हुआ देखता है। टोबी का भी चेहरा बुरी तरह खराब कर देते हैं और टोबी को वहीं पे घायल कर छोड़ देते हैं।
जैनी की पड़ोसन टॉबी और उसके हस्बैंड को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पे जैनी का हस्बैंड ऑन द स्पॉट ही मर चुका था। सिर्फ टॉबी बचा हुआ था, जिसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। इस वक्त यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे, यानी कि सीन पर अर्जेंट टाइम में आ चुका था। यानी कि जो एसआई और कांस्टेबल है उनकी तलाश यहाँ पे आकर खत्म हुई। यहाँ पे पुलिस वाले आकर यही बात कर रहे होते हैं कि आज गांव के अंदर मेला है, यानी कि मारी आएगी, यानी कि गांव की देवी आएगी। यहाँ पे चर्च के फादर भी पहुंच चुके थे। यहाँ पे सब टोबी को देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि टोबी ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि अगर ये होश में आ गया तो ये अपना बदला लेने के लिए जरूर इधर उधर भागेगा। यहाँ पे एसआई कांस्टेबल को कहता है कि तुम मेरी बंदूक को ठीक करा दो, तो कांस्टेबल कहता है कि अगर जोर से दबाए तो उससे सच में गोली चल सकती है। यहाँ पे टोबी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए ये लोग जेनी को ढूंढने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि अगर जेनी वापस चली आए तो टोबी उसे देखकर ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर जब जेनी को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ऑलरेडी जेनी को मालूम पड़ चुका है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और मेरा फादर बुरी हालत में है। जेनी तो पहले से ही आधी पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथ में ब्लेड लेकर भागने लगती है। डॉक्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर जेनी रुकती ही नहीं है। वो सीधा आनंदा के पास जाती है। जब तक डॉक्टर आनंदा के पास आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि आनंदा के हाथ पे कट लगा हुआ है और आनंदा के लोग वहाँ गिरे ब्लड के ऊपर पानी गिरा रहे होते हैं। डॉक्टर इस वाकया को देखकर अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने लगता है कि यहाँ पे जेनी आई होगी और सीधा आनंदा के ऊपर ब्लेड मारी होगी। इतने ही देर में आनंदा जेनी को मार दिया होगा। जब डॉक्टर अंदर आकर क्रेशर मशीन को देखता है तो वहाँ पर उसे जेनी की नोज रिंग मिलती है, यानी जेनी को भी इसी क्रेशर मशीन के अंदर डालकर बुरी तरह से काट दिया गया था। उसी वक्त आनंदा डॉक्टर के सामने आता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर यहाँ से भागते हुए सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पे जो शालिनी बैठी थी, यानी टॉबी की गर्लफ्रेंड, उसे कहता है कि जेनी भी मारी गई, यानी कि आनंदा ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही टोबी इस वाकया को सुनता है तो वो होश में चला आता है और अधमरी हालत में वो सीधा डंपयार्ड में पहुंचता है, जहां पे हमेशा काटी हुई बॉडियों को फेंका जाता था। रोते हुए टोबी वहां पे एक बोरी को ढूंढता है और उसके अंदर से उसे वही नोज रिंग मिलता है। अब यहाँ से टोबी सीधा अपने घर जाता है और एक एक कॉइन को इकट्ठा करता है और उन सिक्कों के ऊपर कील ठोकता है और उस फैमिली के पास जाता है जिस फैमिली के लोग नोज रिंग को पहनते थे। ये आदमी कहता है कि मैं तब तक अपने काम को शुरू नहीं करता जब तक मैं तुलसी की पूजा न कर लूं। ये आदमी पहले तुलसी की पूजा करता है, जिसके बाद वो टोबी को माता की चुनरी पहनाता है और उसके नाक के अंदर नोज रिंग पहना देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मेला के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी घोड़ा लेकर आने वाला था, मगर उसे लोग यहाँ घोड़ा लाने से मना कर रहे थे। बोल रहे थे कि सालों पहले यहाँ घोड़ा लाना मना कर दिया गया है। अब पंडित जी यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोबी घोड़े पे बैठकर नोज रिंग को पहनकर सीधे मेले में आता है। ये देखकर सारे लोग हैरान थे, क्योंकि टोबी तो आधमरा था। जिसके बाद टोबी एक एक कर यहाँ मौजूद आनंदा के लोगों को बहुत ही दमदार पिटाई धुलाई करता है। वो इतना ज्यादा पिटाई धुलाई करता है कि यहाँ पर एक भी शख्स जिंदा नहीं बचता। और आखिर में बारी आती है आनंदा की। वो आनंदा के ऊपर बैठकर उसे इतना ज्यादा मारता है। आनंदा भी टोबी को मारता है, मगर टोबी अपना हिम्मत बिल्कुल नहीं हारता। टोबी देवी माँ के पास रखे तलवार को उठाता है और सीधा आनंदा का सर धड़ से अलग कर देता है। उसी वक्त वो एसआई टोबी को शूट कर वहीं पे खत्म कर देता है। आखिरकार टोबी वहीं पे गिर जाता है और जेनी की बेटी रोते हुए टोबी के पास आती है, क्योंकि टोबी ने जेनी के बेटी को कई बार देखा था। आखिर में टोबी मर जाता है और इसी के साथ ये दमदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।